विज्ञान परिचय व्याख्यानमाला की, और एक सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है नेबरहुड साइंस इनिशिएटिव का, जिसकी तरफ से ये दूसरा व्याख्यान है। तो हमारे वक्ता रवि जी हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय पिछली बार भी हम लोगों ने रखा था, मैं फिर एक बार दोहरा दूं। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की, और उसके बाद अमेरिका के जाने माने विश्वविद्यालय MIT से उन्होंने आपने PhD की, और वहाँ उसके बाद अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया, मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर हिंदुस्तान लौटे और हिंदुस्तान में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में और गुजरात यूनिवर्सिटी में रीडर के तौर पर कार्यरत रहे। आप लेखक हैं, आप वैज्ञानिक हैं, और साथ साथ मल्टी डायमेंशनल का व्यक्तित्व है। आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी पर भी किताबें लिखी हैं। तो आज हम उनके मुंह से सुनेंगे बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में। रवि जी। धन्यवाद सुभाष, और आप सभी का शुक्रिया इतनी गर्मी में आने के लिए। तो आपकी जिज्ञासा तो प्रमाणित है, इतनी गर्मी में आप आए। मैं उसका कितना समाधान कर पाऊंगा ये अगले 1 घंटे में देखा जाए। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग या बहुत सारे लोग इस कड़ी के पहली चर्चा में भी थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग न भी रहे हों पहली चर्चा में, और जो लोग थे उनके लिए भी शायद ये थोड़ा ज़रूरी हो कि पीछे आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, अब आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो जो लोग थे पिछले व्याख्यान में, उनके लिए भी हो सकता है थोड़ा ज़रूरी हो याद दिलाना कुछ तथ्यों का, क्योंकि बहुत सारे तथ्य एक साथ जब सामने आते हैं तो याद रखना मुश्किल होता है। तो पिछले व्याख्यान का स्वरूप ऐसा था जिसमें हम लोगों ने इस पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है, पूरे ब्रह्मांड का साइज क्या है, उसका फैलाव कितना है, और दूरियां कैसी हैं। बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में तथ्य देखे। कैसे वो तथ्य प्राप्त किए गए उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन पिछला जो पूरा व्याख्यान था वो ब्रह्मांड के बारे में विज्ञान ने जितने तथ्य इकट्ठे किए हैं उन तथ्यों से परिचय था। उन तथ्यों के आधार पर आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये देखिए कि उन तथ्यों को समझा कैसे जाए। अगर ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति का समग्र है, टोटलिटी ऑफ नेचर है, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति के नियम दूसरे स्केल्स पर और हों और पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो वो नियम कुछ और हो जाए। तो जिन प्रकृति के नियमों के अधीन हम पृथ्वी पर या अपने आसपास के फैक्ट्स और फिनोमेना देखते हैं, उनसे विज्ञान बनता है। और जब विज्ञान विकसित होता है इन प्राकृतिक तथ्यों को समझने की कोशिश में, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश में, तो फिर उस विज्ञान के आधार पर पिछले 100 साल में ब्रह्मांड के बारे में जब तथ्य इकट्ठे हुए, और आपको इस पर आश्चर्य होना चाहिए, ब्रह्मांड तो सबसे पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में जो तथ्य इकट्ठे हुए हैं वो बहुत नए हैं। ब्रह्मांड के बारे में मुख्य तथ्य और बड़े तथ्य पिछले 100 साल में ही इकट्ठे हुए, ज़्यादातर पिछले 100 साल में ही इकट्ठे हुए। तो इन तथ्यों की व्याख्या या इन तथ्यों की समझ उस विज्ञान के आधार पर कैसे हुई, ये इतिहास थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। विषय पहले ही मैं बता दूं, विषय जो कॉस्मोलॉजी से कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान, ये बहुत विकसित विषय है, टेक्निकल भी है। आज जब हम थियरी की और समझ की बात करेंगे तो
जिनके आधार पर ब्रह्मांड को समझा गया है, जिस हद तक समझा गया है, उन सिद्धांतों को समझा पाना संभव नहीं है। उन सिद्धांतों की डिटेल में जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आपको फिजिक्स में MSc PhD वगैरह करनी पड़ती है, और तब भी बात नहीं बनती है। आपको कस्मोलॉजी एक विषय के रूप में चुनना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये तो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बिना समझे दर्शन की परंपरा है, तो हम इक्वेशंस के दर्शन आपको कराएंगे और टूर गाइड का भी काम करेंगे। थोड़ा बताएंगे भी कि इन इक्वेशंस का मोटी भाषा में समझ में आने लायक अर्थ क्या है, और आपस में जो मोटे सिद्धांत हैं वो आपस में कैसे मेल खाते हैं और कैसे मेल नहीं खाते हैं, और कब कौन से ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने मजबूर किया सिद्धांतों को बदलने का। तो ये एक तरह से पिछले 100 साल में ब्रह्मांड विज्ञान के विकास की कथा है, उन तथ्यों के आधार पर जिन तथ्यों को हम लोगों ने पिछली बार देखा था। लेकिन मैं थोड़ा याद दिला दूं उन तथ्यों का। ये अपना सौरमंडल है, पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है नीली अर्थ। सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़। हाँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ से थोड़ा बीच में खंभे हैं, जहाँ से स्क्रीन दिखाई पड़े। स्क्रीन दिखाई पड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं न भी दिखाई पड़ूँ तो सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट या 8.25 मिनट लगते हैं, 8.3 लाइट मिनट्स। पिछली बार चर्चा हुई थी कि दूरी को आप लाइट टाइम में नाप सकते हैं, कि 1 सेकंड में अगर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 3 लाख किलोमीटर को 3 लाख किलोमीटर कहने की बजाय हम 1 लाइट सेकंड कह सकते हैं। सूरज से प्रकाश को आने में, यहाँ तक आने में अगर 8.3 मिनट्स लगते हैं, तो हम यहाँ से सूरज की दूरी को 8.3 लाइट मिनट्स कह सकते हैं। तो ये दूरी का एक यूनिट है, दूरी नापने का एक यूनिट है, जो बड़ी संख्याओं की जगह अरबों खरबों किलोमीटर्स की बात करने की बजाय ज़्यादा आसानी से उन बड़ी दूरियों को लाइट मिनट में, लाइट सेकंड में, और बाद में हम देखेंगे कि लाइट मिनट, लाइट सेकंड तो बहुत कम पड़ेगा। ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ऐसी दूरियों की बात होगी। तो अर्थ से सूरज 8.3 और सैटर्न फॉर एग्जांपल, सबसे आकर्षक दिखने वाला ग्रह सौरमंडल का, वहाँ से प्रकाश को आने में लगभग 80-85 मिनट लगते हैं एवरेज। दूरी थोड़ी कहाँ है कक्षा में और पृथ्वी कहाँ पर है, सूरज और सैटर्न, शनि और पृथ्वी के बीच की दूरियां बदलती रहती हैं। एवरेज 86 मिनट्स में लाइट वहाँ से पहुँचता है। तो ये सौरमंडल का साइज हुआ। सौरमंडल का साइज मतलब समझ लीजिए कि 2 घंटे प्रकाश को तय करने में जितना लगे, लगभग 2 लाइट आवर्स में पूरा सौरमंडल की दूरी कवर हो जाती है, जो कि अरबों किलोमीटर्स का इसका साइज होगा। ये चित्र मैंने पिछली बार दिखाया था। ये चांद के पास अपोलो से पृथ्वी का लिया हुआ चित्र है। चांद से पृथ्वी की दूरी एवरेज अगेन 3,84,000 किलोमीटर है, जो लगभग 1.25 सेकंड लाइट को लगते हैं आने में। तो ये दूरी 1.25 लाइट सेकंड हुई। ये चित्र मैं बार बार दिखाता हूँ। शनि मेरा प्रिय ग्रह है, क्योंकि बहुत फोटोजेनिक है, अच्छी तस्वीरें खिंचवाता है। और ये तस्वीर जो है, ये कैसिनी नाम का स्पेसक्राफ्ट जो सैटर्न के पास से गुजरा था, उसके द्वारा ली हुई तस्वीर है। ये हुआ हमारा सौरमंडल। बाहर निकले, आपको याद होगा पिछली बार बात की थी। हाँ सर, मून से अर्थ को अर्थ सेट होते हुए भी क्या कहते हैं, वो दिखाया गया ना। जैसे कि मून सेट होता है, सन सेट होता है, तो मून से अर्थ का अर्थ सेट होगा। यस, अर्थ भी उगेगा। अगर आप मून पे रहें तो आपको डिपेंडिंग ऑन कि मून कितने घंटे में चक्कर लगाता है, मून वैसे चक्कर नहीं लगाता। अगर चक्कर लगाता होता अर्थ की तरह, तो अर्थ उसको उगता हुआ और डूबता हुआ दिखाई पड़ता। सौरमंडल से बाहर निकले तो सबसे नजदीक का तारा, सूरज की तरह का
उसे कहते हैं जिसके पास अपनी रोशनी होती है, अपनी एनर्जी होती है। तो सबसे जो निकटतम तारा है वो अल्फा सेंटोरी है, और वहां से प्रकाश को आने में 4.25 साल लगते हैं। मून से, चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगते हैं। अल्फा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.25 साल लगते हैं। दूरियों का अंदाजा दिमाग में थोड़ा लगाते जाइए। ये भी मैंने पिछली बार दिखाया था, ये पोलारिस, ये ध्रुव तारा है ये, और ध्रुव तारा से प्रकाश को यहाँ आने में 432 साल लगते हैं। ये सब आसपास की जगह हैं, ये अपना अपना नेबरहुड है। ये एक्चुअली धरती से ली हुई ये एक्चुअल तस्वीर है। अगर आप मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे में का एक में है हमारा सोलर सिस्टम। मिल्की वे के केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, कोर की तरफ आप देखें तो ये ऐसा चित्र सामने आता है। कितना बड़ा है मिल्की वे? मिल्की वे अगर एक छोर से दूसरे छोर तक, इसका डायमीटर, रोशनी को एक छोर से दूसरे छोर तक जाना हो तो उसमें लगभग 1 लाख साल लगेंगे। 90,000 ईयर्स रोशनी को, लाइट को मिल्की वे क्रॉस करने में 90,000 ईयर्स लगेंगे। कितना मोटा है ये मिल्की वे? वैसे तो चपटा है लेकिन मोटाई कुछ है। वो लगभग 1000 लाइट ईयर्स, उसके ऊपर से नीचे अगर जाना हो तो 1000 लाइट ईयर्स लगेंगे। कितने इसमें तारे हैं? 100 से 400 बिलियन, बिलियन माने अरब, 100 बिलियन माने खरब, तो 1 से 4 खरब तारे लगभग मिल्की वे के अंदर है। कितना वजन है मिल्की वे का? सूरज के वजन को 1 माने तो उस यूनिट में मिल्की वे में लगभग 8 खरब सूरज के बराबर वजन है। 800 मिलियन सोलर मास, ये हमारे मिल्की वे का वजन है। ये बातें पिछली बार हुई थी। आप जानते हैं सूरज मिल्की वे के एक किनारे है। मिल्की वे के जो ये आर्म्स हैं, जो स्पाइरल आर्म्स हैं, इन सब आर्म्स के नाम दिए हैं एस्ट्रोनॉमर्स ने। एक लगभग 2/3 अवे फ्रॉम द सेंटर, एक कोने में हमारा सन है। और ज्यादातर गैलेक्सीज का मतलब कि तारों का बड़ा समूह जो अलग से जो जिसमें तारे रिलेटिवली नजदीक हैं। आप देखेंगे कि एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है। तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की तुलना में ये गैलेक्सी कितनी है? 100,000 लाइट ईयर, 1 लाख लाइट ईयर। तो 1 लाख की तुलना में 4 करोड़, बहुत बड़ा हुआ ना। तो गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए गैलेक्सीज को, हालांकि उसके वो बहुत गैलेक्सीज बड़ी है और तारों के बीच के डिस्टेंस सेवरल लाइट ईयर्स हैं, लेकिन गैलेक्सी इतने बड़े स्केल पर देखने की वजह से गैलेक्सी जो है वो एक मुट्ठी, एक जगह इकट्ठा हुआ तारों का समूह दिखाई पड़ेगा। हर गैलेक्सी के केंद्र में ज्यादातर, ये अंदाजा ये है, पाया भी गया है कई सारी गैलेक्सी में, लेकिन जिससे अंदाजा ये है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। ये वाला जो ब्लैक होल है ये हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है, इसको सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। एक्चुअली ये एक लिया हुआ तस्वीर नहीं है, आप समझ सकते हैं ऐसी तस्वीर ली नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसी तस्वीर लेने के लिए आपको मिलियन लाइट ईयर्स अपनी गैलेक्सी से बाहर जाना होगा, वैसे जाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये एक सिमुलेटेड, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, लाखों ऑब्जर्वेशंस को कंप्यूटर द्वारा इकट्ठा करके, सिमुलेट करके ये चित्र बनाया गया है। तो ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक चित्र है। विज्ञान ये जानता है कि कैसे उसने इस चित्र को असेंबल किया है एक तरह से, किन फैक्ट्स के आधार पर। और ये इतना ठोस विज्ञान है कि जिन लोगों ने ये चित्र बनाया टेलीस्कोप से देखकर, सारे ऑब्जर्वेशंस को कंप्यूटर से सिमुलेट करके जो चित्र बनाया, उनको 2020 का नोबेल प्राइज मिला। तो ये कोई काल्पनिक बात
गैलेक्सी से बाहर निकले तो सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, सबसे नजदीक वाली जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वहां से लाइट को हमारी गैलेक्सी तक पहुंचने में 2.5 मिलियन ईयर्स लगते हैं, यानी ये दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। ओके, और ये चित्र जो है, ये पिछली बार चर्चा हुई थी कि जो सबसे आधुनिक अद्भुत टेलीस्कोप जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जिसे लैग्रांज पॉइंट कहते हैं, जो एक स्टैटिक वहां पर कुछ रख दे तो उसको वो मूव नहीं करना पड़ेगा, वो स्टैटिक वहां से आप जानते हैं कहीं स्थापित करने के लिए चीजों को मूव करना पड़ता है ना, आप आकाश में जाके टंग नहीं सकते। लेकिन ये लैग्रांज, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लैग्रांज पॉइंट की कुछ विशेषताएं हैं। वो पॉइंट यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, वहां पर ये टेलीस्कोप 3-4 साल पहले असेंबल हुआ, यहाँ से भेजा गया उसके कंपोनेंट और कंप्यूटर के द्वारा यहाँ से कंट्रोल करते हुए असेंबल किया गया, जिसको जेम्स वेब रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं, JWST। उसने ये चित्र लिया है। ये चित्र सबसे दूर के गैलेक्सीज का चित्र है। इसमें कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जहां से प्रकाश को यहां तक आने में 13 बिलियन ईयर्स लगे थे। और आप पिछली बार चर्चा हुई थी कि यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग में पैदा हुआ था। यानी बिग बैंग में जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई उसके सिर्फ 800 मिलियन ईयर्स के बाद या 1 बिलियन ईयर्स के बाद, लगभग जब अभी यूनिवर्स किसी 5 साल के बच्चे की तरह पैदल चलना सीख रहा था, उस समय के भी कुछ गैलेक्सीज इस तस्वीर में है। ये मैंने आपको याद इसलिए दिलाया था कि जिन डिस्टेंसेस की हमें बात करनी है, कॉस्मोलॉजी कैसे विकसित हुआ और जो भी विज्ञान कहता है ब्रह्मांड के बारे में, जो जानता है उसको कैसे समझता है। जानता है एक बात होती है, समझता है वो दूसरी बात होती है। जानता है, मैं सारे तथ्य आप वर्णन कर दीजिए कि इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना दूर, ये गैलेक्सी यहाँ, वो गैलेक्सी वहाँ, ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज यहाँ, वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज वहाँ, ये तथ्य हुए। लेकिन जो इन तथ्यों को समझे कैसे, आज हमारा जोर उस पर होगा। तो जो ब्रह्मांड हमारे सामने है वो ये कोई चित्र नहीं है, ये डायग्राम है, ये बनाया हुआ डायग्राम है। ये ब्रह्मांड का साइज ऐसा है जहाँ अगर एक छोर से, ये विजिबल यूनिवर्स है, बाहर क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये विजिबल यूनिवर्स है। और अगर इसके एक छोर से प्रकाश को दूसरे छोर तक पहुंचने में 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तो ये साइज है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका साइज है। उसका साइज कितना है? एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को जाने में 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। और इसके अंदर वो बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। ये सर्कल जो है 1 बिलियन लाइट ईयर्स का सर्कल है। ये सर्कल 1 बिलियन पार्सेक्स यानी लगभग 3.25 बिलियन लाइट ईयर्स का है। और ये जो बड़ा सर्कल है ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है। ये ब्रह्मांड का साइज है। और जो कथा पिछली बार जहाँ हम लोगों ने खत्म की थी, ब्रह्मांड की जो कथा है, जिसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जानते हैं कि ऐसा हुआ, वो संक्षेप में यहाँ पर है। बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको अभी थोड़ी देर छोड़ दीजिए। बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड लगभग बिंदु से, बहुत छोटे से पैदा हुआ, लेकिन एक्सप्लोसिव, बहुत तेजी से, जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं एक्सपोनेंशियल, फैला, बहुत तेज फैला। ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो बिग बैंग के लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद का है। बिग बैंग के, ब्रह्मांड के पैदा होने के 1 बिलियन ईयर्स के बाद का है। सुपरनोवा स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब स्टार, बड़े स्टार खास करके जब अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है। जो सबसे एनर्जेटिक, यूनिवर्स में देखे जाने वाला सबसे एनर्जेटिक
सबसे चमकीला, सबसे ब्राइट प्रोसेस है। उसी को हम अगर ब्रह्मांड में बहुत दूर देखना हो, आपको बिलियन लाइट ईयर्स दूर देखना हो, तो पिछली बार चर्चा हुई थी दूरियां कैसे नापते हैं। दूरियां काम नहीं आएंगी सारी मेथड्स, उनके लिए आपको सुपरनोवा लोकेट करने की जरूरत पड़ेगी। सुपरनोवा अगर आप लोकेट कर लेंगे तो डिस्टेंसेस उस तरह की ज्यादा बिलियन लाइट ईयर्स वाली डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। ये फारदेस्ट सुपरनोवा जो है वो जैसा JWST ने दिखाया 13 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर, 13 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी माने ब्रह्मांड के पैदा होने के लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद सबसे डिस्टेंट सुपरनोवा, फारदेस्ट सुपरनोवा ये है। और ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब फारदेस्ट सुपरनोवा को स्पॉट किया गया, देखा गया, तो उनकी मदद से पता ये चला कि उस समय ब्रह्मांड के फैलने की जो रफ्तार थी, एक्सपेंशन रेट था, पिछली बार चर्चा हुई थी ना कि ब्रह्मांड फैल रहा है, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो जो एक्सपेंशन रेट था, आज का जो एक्सपेंशन रेट है उसकी तुलना में बहुत कम था, स्लो था। तो शुरू में बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन रेट था, जो बहुत दूर वाले सुपरनोवा को देख करके हमने तय किया, वो 13 बिलियन ईयर्स पुरानी बात हुई ना, ब्रह्मांड के पैदा होने के 1 बिलियन ईयर्स बाद अगर फारदेस्ट सुपरनोवा आपने स्पॉट किया है तो उससे आप वो कितनी तेजी से दूर जा रहा है वो सुपरनोवा, उसके स्पेक्ट्रम से आप उसकी स्पीड नाप सकते हैं। और जब आप उस सुपरनोवा की स्पीड नापेंगे तो और आज नजदीक वाले जो सुपरनोवा हैं उनके दूर जाने की स्पीड नापेंगे तो दोनों स्पीड्स का कंपैरिजन कर पाएंगे। अलग अलग दूरियों के जो सुपरनोवा होंगे वो अलग अलग आप उनको अलग अलग समय में देख रहे हैं। जो सबसे दूर है उसको सबसे पास्ट में देख रहे हैं, जो मिडिल में है उसको मिडिल पास्ट में देख रहे हैं, जो ज्यादा नजदीक है उसका हालिया बयान आपके पास है, उसको आज की आज की नहीं लेकिन मान लीजिए कि मिलियन ईयर्स, तो मिलियन ईयर्स और बिलियन ईयर्स में तो 1000 गुने का फर्क है ना, दूरियों का समय का और दूरियों का 1000 गुने का फर्क है। तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि विज्ञान को ये पता चला कि डिस्टेंट पास्ट में ये दूरी, ये लगभग आज से अगर मान लीजिए कि ये इलाका 5 बिलियन ईयर्स पहले है, तो 5 या 7 बिलियन ईयर्स पहले लगता है अचानक ब्रह्मांड ने तेजी से फैलना शुरू किया। जिस रफ्तार से फैल रहा था उस रफ्तार में एक्सीलरेशन आया। पहले कांस्टेंट रफ्तार से जो फैल रहा था अचानक एक मौके पर आकर के 5 या 7 बिलियन ईयर्स पहले तेजी से फैलना शुरू किया। तो ये एक्सेलरेटेड फेज है। आज ब्रह्मांड एक्सेलरेट कर रहा है, पिछले 5 बिलियन साल से एक्सेलरेट कर रहा है। ये तब पता चला जब फारदेस्ट सुपरनोवा को अभी हाल में देखा गया और पाया गया कि वो आज की तुलना में स्लो, उनके दूर जाने की स्पीड स्लो थी। ये सबसे लेटेस्ट कॉस्मोलॉजी का रिवोल्यूशन है जो 1998 से 2000 के बीच में, लगभग 1998 में हुआ और 2011 का नोबेल प्राइज 3 लोगों को जो दिया गया वो ये दूर वाले सुपरनोवा को देखकर उनके दूर जाने की रफ्तार को नापने वाले लोगों को वो नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि दूर वाले सुपरनोवा की रफ्तार जब नापी गई तो ये स्थापित हुआ कि अब ब्रह्मांड तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तो ये ब्रह्मांड की पूरी कथा है, बहुत संक्षेप। कैसे ये सब कहने को कैसे ये सब चीजें कहने का विश्वास है, विज्ञान कैसे कॉन्फिडेंट है ये चीजें कहने का, उसकी कथा हम लोग देखेंगे। तो आज की बात लगभग यहाँ से शुरू होती है। इनको तो आप लोग सब लोग पहचानते होंगे। इनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। 1879 में पैदा हुए, 1955 में मरे। इनको दुनिया का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है, या सेकंड ग्रेटेस्ट कह लीजिए अगर न्यूटन को सबसे बड़ा मानिए तो। फिजिक्स यस, अच्छा। और इन्होंने 1915 में अपनी क्राउन ज्वेल, जिसको सबसे
सबसे खूबसूरत, सबसे डीप थियरी इन्होंने कंप्लीट की 1915 में, जिसको जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। जनरल, अब उसके डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को यूं समझ लीजिए कि वो आइंस्टाइन से पहले, 15 से पहले विज्ञान के अनेक या 2 या 3 थियरीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की थियरी में और न्यूटन की थियरी में कॉन्फ्लिक्ट थी। उस दोनों चीज़ें एक साथ सही नहीं हो सकती थी, और हम जानते हैं कि दोनों चीज़ें हैं सही, तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस कोशिश में आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुँचे उसमें। और 1905 में वो स्पेशल थियरी उन्होंने तैयार की, और बाद में जब पता ये चला, विज्ञान हमेशा कंट्राडिक्शंस के आधार पर बढ़ता है, जो सवालों के आधार पर बढ़ता है। कोई चीज़, जो 2 चीज़ें विज्ञान सही कह रहा है 2 रियल्म्स में, 2 एरियाज में, लेकिन वो आपस में मेल नहीं खाती, तो फिर विज्ञान को नए सिरे से दोनों समस्याओं पर साथ में सोचना पड़ता है। तो जब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट था न्यूटन की ग्रेविटेशन की थियरी के साथ, और स्पेशल थियरी मजबूरी थी कि अगर मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स सही है तो स्पेशल थियरी तक पहुंचना ही पड़ेगा फिजिक्स को। तो स्पेशल थियरी को और न्यूटन की ग्रेविटेशन के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए, उसमें जनरल थियरी आई। मैंने जैसा कहा, मैं इक्वेशंस के दर्शन कराऊंगा, जैसे बिना संस्कृत समझे आप मंत्र पढ़ते हैं और बिना देवता का इतिहास जाने आप देवता के दर्शन करते हैं, वैसे ही ये इक्वेशन है, ये शायद फिजिक्स के सबसे मशहूर इक्वेशंस में से एक है। पॉपुलर इक्वेशन E = mc² है, जो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली ये डीपेस्ट विचित्र ढंग का ये इक्वेशन है। मोटे तौर पर ये क्या कह रहा है? मोटे तौर पर ये लेफ्ट, इसके डिटेल में मत जाइए कि उसमें क्या लिखा है। लेफ्ट साइड ये बताता है कि ज्योमेट्री कैसी है, स्पेस की ज्योमेट्री कैसी है, ज्योग्राफिया एक तरह से समझ लीजिए स्पेस का, उस पर आई हम बात। और दाहिने तरफ ये बताता है कि मैटर और एनर्जी की डेंसिटी कितनी है, और किसी भी एक जगह और एक समय पर मैटर और एनर्जी की जो डेंसिटी वहां पर है, वो स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री उस जगह पे तय करता है। आइंस्टाइन का इक्वेशन ये कहता है कि किसी भी एक लोकेशन को आप लें और टाइम को लें, स्पेस टाइम, जिसमें स्पेस पीरियड टाइम में है, किसी भी लोकेशन को लें और एक टाइम पर लें, तो उस टाइम पर, उस लोकेशन पर जितना एनर्जी और मैटर की डेंसिटी है, वो तय करता है कि वहां पर स्पेस और टाइम कितना कर्व्ड है। अब स्पेस टाइम कर्व होना ये ताज्जुब की बात है, और यही अद्भुत कंट्रीब्यूशन था आइंस्टाइन का। वो अपनी बहुत लंबी कथा है कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने में उनको 10 साल लगे, 1905 से 15 तक पहुँचने में 10 साल लगे। लेकिन आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि रेल की पटरी बिछी है और रेल लाइन कर्व कर रही है, तो ट्रेन कर्व करेगी ना। तो स्पेस अगर कर्व कर रहा है, तो उसमें जो भी पार्टिकल या मैटर होगा वो रेल पटरी से तो अलग नहीं जा सकती। तो स्पेस ही अगर कर्व कर रहा है, शून्य वैक्यूम खुद अगर कर्व कर रहा है, तो उस जो भी पदार्थ वहां मूव कर रहा है, जो भी चीज वहां मूव कर रही है, उसको भी कर्व करना पड़ेगा। अब हर मेटाफर की, हर एग्जाम्पल की सीमा होती है। इसमें विचित्रता क्या है? ट्रेन का तो यह हाल है कि ट्रेन चलती है पटरी पर, तो एक रफ्तार से भी चल सकती है और दूसरी रफ्तार से भी चल सकती है उसी पर। एक सीमा तक ट्रेन उस पर तेज चल सकती है, उससे ज्यादा तेज चलेगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन एक सीमा तक तेज चल सकती है, कई स्पीड से चल सकती है। लेकिन ये जो स्पेस के कर्व होने की बात है, ये पटरी की तरह फिक्स नहीं है। आप किसी ऐसे ट्रेन की कल्पना करें, जब वो पटरी पे चलती है तो थोड़ा थोड़ा खुद भी पटरी को मोड़ देती है। कितना ट्रेन में वजन है, कितनी एनर्जी है, इसके हिसाब से अगर ट्रेन अपनी पटरी को खुद थोड़ा कर्व कर दे, कर्वेचर में जोड़ दे या घटा दे, अन्य कारणों से, दूसरे मैटर और एनर्जी की वजह से स्पेस और टाइम जो कर्व्ड है, उसमें जो मूव कर रहा है वो भी उस कर्वेचर में
कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसी ट्रेन नहीं बन सकती, लेकिन हम आपको एक मेटाफर दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो एक विचित्रता तो ये है। दूसरी विचित्रता इस कर्वेचर में ये है कि एक एनर्जी और एक रफ्तार से चलने वाले चीजों के लिए अगर कर्वेचर कुछ है, तो वही चीज तेज चलने लगे तो वो दूसरा कर्वेचर महसूस करेगी। तो एनर्जी पर, टाइम पर, बहुत सारी चीजों पर ये कर्वेचर डिपेंडेंट है। तो जब मैंने आपको रेल के पटरी के मुड़ने का उदाहरण दिया, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, वो उदाहरण बहुत काम नहीं आएगा। मोटे तौर पर पहले परिचय में आपको बताने के लिए कि जैसे ट्रेन की पटरी कभी क्या कहते हैं, बिछाई जा सकती है जो कर्व कर रही हो, मुड़ रही हो, वैसे ही मैटर और एनर्जी हमेशा स्पेस और टाइम को मोड़ते हैं, कर्व करते हैं। टाइम को मोड़ने का मतलब टाइम स्लो हो सकता है। टाइम अगर आप ग्रेविटेशन ज़्यादा हो, जहाँ पर आपकी घड़ी जहाँ पर है वहाँ अगर ग्रेविटेशन ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा स्लो चलेगा। इसीलिए जब जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं आप अपने फ़ोन में, तो उसमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस इक्वेशन के बिना आपका जीपीएस काम नहीं आएगा, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो 200 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ पर ग्रेविटेशन हल्का सा ही सही लेकिन कम है। यहाँ पर जहाँ आप अपने फ़ोन में जीपीएस सिग्नल कैच कर रहे हैं, वो सिग्नल इस ग्रेविटेशन के लेवल पर है, यहाँ ग्रेविटेशन ज़्यादा है। आपकी घड़ी थोड़ा स्लो चल रही है। जो घड़ी स्लो चलने का मतलब ये आपका टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है सैटेलाइट पर जो टाइम गुजर रहा है उसकी तुलना में। इसको एडजस्ट नहीं किया गया तो रोज घंटों का फर्क आ जाएगा। रोज घंटों का तो नहीं आएगा, मतलब साल में घंटों का टाइम का फर्क आ सकता है। साल में भी घंटों का फर्क नहीं आएगा। ऐसे समझिए कि जो टाइम को आप अगर आप डिस्टेंस में नापें, तो जीपीएस से आप चाहते हैं ना लोकेट करना कि विदिन 50 मीटर्स आपका ऊबर पहुंच जाए। अगर ये इक्वेशन नहीं है तो ऊबर आपके लोकेशन पर पहुंच नहीं पाएगा। रोज उसमें इनएक्यूरेसी ऐड होती जाएगी। तो ये महत्व है इस इक्वेशन का। अद्भुत बात ये है, हम लोगों के लिए रेलेवेंट बात आज के लिए ये है कि ये इक्वेशन पूरे ब्रह्मांड पर लागू किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने और कुछ और लोगों ने भी, लेकिन आइंस्टाइन ने 1917 में इस इक्वेशन के पैदा होने के 1.5-2 साल बाद ये रियलाइज किया कि पूरे ब्रह्मांड की कलेक्टिव डायनामिक्स इस इक्वेशन के सहारे समझी जा सकती है। यहाँ से कॉस्मोलॉजी की शुरुआत होती है, मतलब समझने की शुरुआत। आप देखिए ब्रह्मांड तो इतने सालों से है और मानव जाति 50,000 साल से है और विज्ञान 400-500 साल से है। उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ तो 3000 साल से है, वेदों में लिखा गया था, लेकिन था तो हमने बना क्यों नहीं लिया, वो उस कंट्रोवर्सी में हम जाएंगे नहीं। मान लिया जाए विज्ञान जिस तरह से आज आधुनिक विज्ञान विकसित हुआ है उसका इतिहास 300 या 400 साल का है। और पहली बार आज से 100 साल पहले ये ऐसा प्रश्न बन सकता है, ब्रह्मांड का खुद साइज, उसका टाइम स्केल, उसका एक्सपेंशन, उसका डायनामिक्स, ये सारा कुछ एक इक्वेशन की पकड़ में आ सकता है। ये नौबत कब आती है? आज से सिर्फ 100 साल पहले। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, आइंस्टाइन ने जब ये इक्वेशन लिखा, उनको मालूम था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। इक्वेशन लिखना वो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कि किस हालत में ये इक्वेशन क्या कहता है, एग्जैक्टली नंबर्स कहाँ से आप निकालेंगे, वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। और आइंस्टाइन बहुत आशावान नहीं थे कि उनके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आसानी से निकल पाएगा। पहला सॉल्यूशन कब निकलता है? पहला सॉल्यूशन विदिन मंथ्स निकलता है। आइंस्टाइन चकित हो गए इससे। एक रशियन फिजिसिस्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रंट पर लड़ रहे थे, सिपाही थे, और वहाँ कुछ रोग लगा उनको, जिसकी वजह से कुछ महीनों में उनकी मौत हो गई। अपनी मौत से 2-3 महीने पहले उन्होंने पहला सॉल्यूशन लिखा। ये भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये इक्वेशन क्या है ये पूरा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इक्वेशन है
कंडीशंस में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, कुछ बहुत रेस्ट्रिक्टिव, बहुत कंडीशन में इस इक्वेशन का रिलेशन। और ये क्या कहता है, ये इक्वेशन ये कहता है इसमें एक तरह से ब्लैक होल छुपा हुआ है। ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर बहुत सारा मैटर बहुत इकट्ठा किया जाए बहुत थोड़े वॉल्यूम में, तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उस ग्रेविटी से लाइट भी निकल नहीं पाएगा। यानी वहाँ स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाएगा। आइंस्टाइन की थियरी ग्रेविटी क्या कहती है कि मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व करता है, मोड़ देता है। वो कर्वेचर इतना ज़्यादा होगा अगर डेंसिटी मैटर और एनर्जी की, बहुत सारा मैटर एक बहुत छोटे वॉल्यूम में, तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर पाएगा। उसको ब्लैक होल कहते हैं। उस समय ये नाम बहुत बाद में आया। और ये जो ब्लैक होल का रेडियस का ये उसमें से उसको श्वार्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं, जो श्वार्ज़शील्ड जिनके नाम पर ये सॉल्यूशन, जिन्होंने ये सॉल्यूशन दिया था, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये m कितना है, मास कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारे सूरज के सारे मैटर को कंडेंस किया जाए, उसको 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 कंप्रेस किया जाए, ओके, ताकि उसका रेडियस, जो सूरज का रेडियस जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स है, वो 1 या 1.5 किलोमीटर में उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो कितना मास है और कितने वॉल्यूम में उसको कंप्रेस किया है, वो आइंस्टाइन के इक्वेशन से निकला। इसको आप रोक नहीं सकते। ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशन, अगर आप मैटर नज़दीक लाएंगे तो ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल कोलैप्स को आप रोक नहीं सकते। वो मैटर अपने ग्रेविटेशन की वजह से और डेंस और साइज में और छोटा होता जाएगा। इसको आइंस्टाइन ने इनको लिखा था, इन्होंने भेजा आइंस्टाइन को ये सॉल्यूशन। आइंस्टाइन बहुत खुश हुए कि किसी ने एक सिंपल सॉल्यूशन ही, सिंपल कंडीशन का सॉल्यूशन ही, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन आइंस्टाइन सोचते थे कि ये मैथमेटिकल कोई विचित्रता है, नेचर में ब्लैक होल्स नहीं होते। तो आइंस्टाइन ने ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस पे कभी विश्वास नहीं किया। ये पहला सॉल्यूशन था। आइंस्टाइन ने जब पेपर लिखा था तो कुछ खास अप्रॉक्सीमेशन पे, कुछ खास तरीके से उन्होंने अपने इक्वेशन को ऑलरेडी मरकरी, बुध के ऑर्बिट, उस ऑर्बिटल मोशन पे लागू किया था। बुध का ऑर्बिट जो एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके पहले के 100 सालों में अच्छी तरह नापा था, वो ये है कि ऑर्बिट ज़्यादातर ये है कि यहाँ पर मान लीजिए ये सन है, तो ऑर्बिट एक वृत्त में या एक इलिप्स में घूमेगा। लेकिन मरकरी ये करता है कि वो एक वृत्त में तो घूमता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो वृत्त टिल्ट होता जाता है, ऐसे होता जाता है, समझ रहे हैं? ऐसे चला, लेकिन ऐसे होता गया, ऐसे होता गया, ऐसे होता गया। इसको उसका पेरिहेलियन का प्रिसेशन कहते हैं। उसमें उसका जो ऑर्बिट जो है, वो ऑर्बिट का प्लेन टिल्ट करता जाता है। ऑर्बिट का जो मरकरी के ऑर्बिट का जो प्लेन है, प्लेन बनता है किससे? जो चक्कर लगा रहा है, उस वृत्त का जो प्लेन है, वो प्लेन पूरा टिल्ट कर रहा है। तो मरकरी का जो ऑर्बिट है, उसका टिल्ट होने का जो टाइम स्केल है, जो टाइम पीरियड है, वो एस्ट्रोनॉमर्स ने नापा हुआ था। और न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का सिद्धांत था, जो आइंस्टाइन के पहले का सिद्धांत था और वही अकेला सिद्धांत था, वो इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाता था। उसका आधा ही प्रिडिक्ट करता था। जो टिल्ट की स्पीड है, उसका आधा ही वो एक्सप्लेन करता था। जबकि आइंस्टाइन की थियरी ने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। यानी पहला मेजर सक्सेस। आप देखिए, मैं अच्छी तरह आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी सीमा है। बिग बैंग। मैं आप तक कम्युनिकेट ये करना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलेक्ट की, मानव मेधा की, सोचने की ताकत कैसी है। जिन चीज़ों की वजह से आइंस्टाइन की थियरी सामने आई,
उसमें ये कहीं नहीं था कि वो क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, कि वो मरकरी के को एक्सप्लेन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं बनी थी। वो अन्य कारणों से, डीपर रीजन से बनी थी कि कैसे न्यूटन की थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी के साथ, लेकिन ये उसका बाई प्रोडक्ट था कि उसने मरकरी के मोशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, और उसने अन्य कितनी, आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, कहीं भी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी गलत नहीं साबित हुई। हर ऑब्जर्वेशन, हर टेस्ट जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सही साबित हुआ है। पहला टेस्ट ये था। दूसरा टेस्ट जिसने आइंस्टाइन को सुपरस्टार बना दिया, वो 1919 में वो ऑब्जर्वेशन हुआ। 1919 में आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर किनके बीच में था? जर्मनी एक तरफ और मेन फोर्स और यूके दूसरी तरफ मेन फोर्स। आइंस्टाइन कौन? जर्मन। आर्थर एडिंगटन एक एस्ट्रोनॉमर, कौन? ब्रिटिश। आर्थर एडिंगटन जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जिसने आइंस्टाइन की थ्योरी पर मोहर लगा दी। आइंस्टाइन की थ्योरी ने जो प्रेडिक्ट किया था वही सामने आया। ये मतलब साइंस की यूनिवर्सलिटी देखिए। जो दो फौजें आपस में लड़ रही थी और जो दो देश एक दूसरे के गले पे सवार थे और खून खराबा कर रहे थे, और सबसे ब्रूटल वार लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले का, उसके दो वैज्ञानिक, आइंस्टाइन की थ्योरी को, जर्मन साइंटिस्ट की थ्योरी को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सही साबित करता है। हुआ क्या? आइंस्टाइन की थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती थी कि लाइट जो है वो ग्रेविटेशन से अफेक्टेड है, यानी लाइट मुड़ जाएगी। मैटर का असर लाइट पर भी पड़ेगा। हम इस बात के आदी हैं कि लाइट तो सीधी रेखा में चलती है, बीच में कोई चीज आप रख दें तो छाया उसकी बन जाती है, छाया उसकी सीधी रेखा वाली ज्योमेट्री से बनती है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी कहती थी कि लाइट ग्रेविटेशन के प्रभाव में कर्व होगी। क्यों कर्व होगी? क्योंकि आप पहले ही मैंने बताया, ग्रेविटेशन के प्रभाव में स्पेस ही कर्व होगा, और अगर स्पेस ही कर्व हो गया, रेल की पटरी ही मुड़ गई, तो लाइट जो रेल है वो मुड़ने के अलावा क्या कर सकती है? तो ग्रेविटी के प्रभाव में स्पेस टाइम कर्व होगा, इसलिए लाइट को भी मुड़ना पड़ेगा। ये ऑब्जर्व करना था। ये ऑब्जर्व कैसे किया गया? जब 1919 में एक टोटल सोलर एक्लिप्स लगा, और सोलर एक्लिप्स की में का फायदा ये है कि जब पूरा सूरज ढक जाता है तो तारे आसपास के दिखाई पड़ने लगते हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई तारा यहाँ पे है, तो यहाँ से लाइट चलेगी तो मुड़ के आंख पे पहुंचेगी, पृथ्वी पर पहुंचेगी। अगर लाइट मुड़ती है तो जहाँ पे एक्चुअल लोकेशन है, वो एक्चुअल लोकेशन देखने में डिस्प्लेस हो जाता है। ऑप्टिक्स उस ज्योमेट्री पर आधारित है। तो ये एक्चुअली रोशनी तो यहाँ से, लाइट तो यहाँ से आके आ रही है यहाँ पर, लेकिन इसको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। तो ये वाला तारा यहाँ दिखाई पड़ेगा और यहाँ दिखाई पड़ेगा। 6 महीने के बाद या नॉर्मल टाइम में, जब सूर्य ग्रहण नहीं लगा है, जब सूरज कहीं और है, किसी और जगह पे है, तो रात में आप उन्हीं तारों की फोटो ले लें। तो जब रात में उन्हीं तारों का फोटो लोगे तो वो यहाँ दिखाई देंगे, और जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा था उस दिन वो यहाँ और यहाँ दिखाई दे रहे थे। इन तारों को पहचाना जा सकता है हर एक तरह से, उनके लोकेशन से, उनके स्पेक्ट्रम से वगैरह वगैरह पहचाना जा सकता है। तो ये जो तारे यहाँ हैं नॉर्मल टाइम्स में दिखाई पड़ते हैं, उसकी 2 इमेजेस यहाँ दिखाई पड़ रही थी। जब उन्होंने, एडिंगटन ने वो फोटोग्राफ लिया जिस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था, तो ये कैलकुलेट करके देखा जाता है कि कितना कर्वेचर हुआ। सूरज का ग्रेविटेशन मालूम है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कर्व करेगा। बहुत जरा सा सूरज लाइट बहुत तेज चलती है, इसलिए उसके पाथ को ज़्यादा कर्व नहीं कर सकता ग्रेविटेशन, अनलेस की ब्लैक होल हो या कोई बहुत बड़ा मास हो। तो लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा सा उसने कर्व किया उसको मेजर किया जा सकता है। ये एडिंगटन है। इन्होंने जब डिक्लेयर किया कि अपना रिजल्ट, तो ये
ये हेडलाइन आया, ये हेडलाइन है लाइट ऑल एस्क्यू, लाइट टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है इन द हेवंस, men of science more or less agog over results of eclipse observations, Einstein theory triumphs, the stars not where they seem। तो ये पूरा हेडलाइन बना और रातों रात वो सारा कुछ कर चुके थे आइंस्टाइन, लेकिन साइंटिस्टों को कौन पूछता है? मशहूर होने के कुछ और नियम होते हैं समाज में, मशहूर होने के लिए साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। साइंटिस्ट भी मशहूर तब होता है जब उसके साथ कोई और कथा जुड़ जाती है, कोई 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 उसको मशहूर करने निकल पड़ता है, तब साइंटिस्ट मशहूर होता है। साइंटिस्ट अपने आप मशहूर नहीं होता, क्योंकि उसकी थियरी की कितने लोग समझते हैं और कौन उसकी परवाह करता है। लेकिन जब ये हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ लंदन ने हेडलाइंस, टॉप हेडलाइंस ये बनाई नवंबर 1919 में, तो आइंस्टाइन जो है वो फेमस हुए, रातों रात सुपरस्टार हो गए। ये चित्र चार्ली चैपलिन के साथ है, बाद का है, 1931 का है। चार्ली चैपलिन की फिल्म आई थी सिटी लाइट्स, वो कैलिफोर्निया में रिलीज हुई थी और आइंस्टाइन पैसाडीना काल्टेक में थे इत्तेफाक से, तो वो उस रिलीज पे पहुंचे थे और दोनों लोग सामने खड़े थे और जितने भी लोग थे वो ताली बजा रहे थे और पागल हुए जा रहे थे। दो स्टार्स, दो सुपरस्टार्स सामने थे, चार्ली चैपलिन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। चार्ली चैपलिन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन में कान में कहा, आप जानते हैं ये मेरे लिए क्यों ताली बजा रहे हैं? क्योंकि मैं जो भी करता हूँ सब इनकी समझ में आता है। और आप जानते हैं ये आपके लिए क्यों ताली बजा रहे हैं? जो आप करते हैं वो किसी की समझ में नहीं आता। तो टिपिकल चार्ली चैपलिन। ये तो आइंस्टाइन फेमस हुए। एनीवे, हम लोग विज्ञान पे वापस आए। आइंस्टाइन को का इक्वेशन ये कह रहा था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये वाला भूल जाइए। तो ये इक्वेशन था आइंस्टाइन का, ओरिजिनल इक्वेशन ये था, आर वाला और जी वाला, पिछले में आपने देखा था। ये वो इक्वेशन जो ओरिजिनल सही इक्वेशन था आइंस्टाइन का उस समय में, वो कह रहा था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ इक्वेशन की गड़बड़ी है, इक्वेशन जो है सही बात नहीं बोल रहा है। ब्रह्मांड कैसे फैल सकता है? ब्रह्मांड तो स्थिर है, चिरंतन है, हमेशा से है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये उस समय की मान्यता थी, उस समय के वैज्ञानिकों की भी यही मान्यता थी। वैज्ञानिकों की भी मान्यता होती है, वैज्ञानिक ऐसा नहीं होता कि जितना विश्वास करते हैं सब टेस्ट करके ही विश्वास करते हैं। जिस बात पर पीएचडी मिलती है और जिस बात पर पेपर छपता है और जिस बात पर नोबेल प्राइज मिलता है उसको तो टेस्ट करते हैं, लेकिन जिंदगी की ज्यादातर चीजें वो वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे और लोग विश्वास करते हैं। तो वो उनको लगा कि ब्रह्मांड फैल कैसे सकता है, तो वो तो अपने इक्वेशन को तो जानते ही थे। उन्होंने इक्वेशन का मुंह बंद कर दिया। इक्वेशन का मुंह कैसे बंद किया कि उन्होंने उसमें एक कांस्टेंट जोड़ दिया, ये इसको लैम्डा कहते हैं, ये ग्रीक लेटर लैम्डा है, इस कांस्टेंट को जोड़ दिया। ये कांस्टेंट हम देखेंगे अभी। एक दूसरे वैज्ञानिक थे डेसिटर, उन्होंने आइंस्टाइन के सिर्फ इस वाले को जीरो मान के, कि मान लीजिए ऐसे यूनिवर्स में जिसमें कोई मैटर और कोई एनर्जी नहीं है। पेपर पर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, यूनिवर्स से मैटर और एनर्जी नहीं हटा सकते, लेकिन पेपर पर इक्वेशन में तो आप इसको जीरो रख सकते हैं ना। अगर आप इसको जीरो रख दें, यानी यूनिवर्स में कोई मैटर कोई एनर्जी नहीं है, तो यूनिवर्स सिर्फ इससे ड्राइव होता है, इस कांस्टेंट से ड्राइव होता है। और ये कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्स को एक्सपोनेंशियल रेट से फैलाता है। इसका सॉल्यूशन निकालें आप, सॉल्यूशन ऐसे निकालें कि ये जीरो है और सिर्फ ये है, तो ये कर्वेचर जो है ये कहता है कि यूनिवर्स बहुत तेजी से फैल रहा है। ये डेसिटर नाम के उनका नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे उनकी फोटो। तो आइंस्टाइन को पता था कि कांस्टेंट जोड़ देंगे तो उसमें एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी? इक्वेशन ये कह रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, इसलिए यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकता, वो सिकुड़ेगा, अनस्टेबल होगा। और ये आइंस्टाइन को गवारा नहीं था, वो ये उनकी मान्यता को गवारा नहीं था। तो उन्होंने अपने हाथ से ये डाल दिया, लैम्डा डाल दिया, और लैम्डा डाल करके उन्होंने एडजस्ट कर दिया यूनिवर्स को। कहा कि तुम न सिकुड़ोगे न फैलोगे। लैम्डा को इस तरह से एडजस्ट किया कि उन्होंने कहा कि तुम न तो सिकुड़ोगे न फैलोगे। ये आइंस्टाइन ने किया 1917 में।
लगभग उसी समय ये जो सज्जन हैं, इनका नाम विलियम डे सिटर है, ये डच मैथमेटिशियन थे, 1872 में पैदा हुए, 1934 में मरे, और 1617 में इन्होंने पहला वो सॉल्यूशन निकाला, कॉस्मोलॉजिकल सॉल्यूशन आइंस्टाइन के इक्वेशन का निकाला, जिसमें मैटर और एनर्जी अगर ना हो या जीरो हो या बहुत कम हो तो यूनिवर्स की क्या दशा होगी। उस स्पेस को डे सिटर आज भी इनके नाम से जाना जाता है, उस स्पेस को जिसमें मैटर और एनर्जी जीरो है उसको डे सिटर स्पेस कहते हैं। कहानी यूं बढ़ी आगे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा हम जंप कर देते हैं, फिर इसमें वापस आ जाएंगे। नहीं ठीक है, उसी के साथ ही चलते हैं। चलिए 1929 में हबल ने जब ये डिस्कवर किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स फैल रहा है, तो आइंस्टाइन का इक्वेशन सिकोड़ भी सकता था, फैला भी सकता था, दोनों प्रकार के सॉल्यूशंस आ सकते थे। जब उन्होंने देखा कि जो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ये कहता है, एस्ट्रोनॉमर अपने टेलीस्कोप से देख करके ये कह रहा है कि यूनिवर्स फैल रहा है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है, ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उनका इक्वेशन कह रहा था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, और उन्होंने अपनी आस्था जो है अपने इक्वेशन पर डाल दी, इक्वेशन को तोड़ मरोड़ दिया, क्योंकि वो उनकी आस्था के मुताबिक नहीं बैठता था, उनकी मान्यता के मुताबिक नहीं बैठता था। तो ये पहली बार कौन लोग थे जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया। ये कहानी अभी 1929 से पहले की है। 1922 से 24 के बीच में एक रशियन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, और एक बेल्जियन फिजिसिस्ट थे जो प्रीस्ट थे, एक्चुअली पादरी थे उसमें, और बाद में पोप की जो पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस उसके प्रेसिडेंट भी बने। ये जो पादरी महोदय थे, इन दोनों लोगों ने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, एक दूसरा का काम से परिचित नहीं थे, इन्होंने वो इक्वेशन निकाला, पूरा सॉल्यूशन दिया, जिसमें लैम्डा भी है, वो आइंस्टाइन वाला कांस्टेंट भी है, और मैटर और एनर्जी की डेंसिटी भी है जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, और दोनों का पूरा सॉल्यूशन इन्होंने निकाला और देखा कि किस हालत में मैटर और डेंसिटी जब डोमिनेट करेगी लैम्डा को, तो लैम्डा फैलाना चाहता है, मैटर और एनर्जी सिकुड़ना चाहती है, तो लैम्डा जो है वो लैम्डा जो फैलने की रफ्तार दे रहा है उसको मैटर और डेंसिटी थोड़ा अरेस्ट करेगी। और शुरू में जब यूनिवर्स छोटा है, सारा मैटर और एनर्जी कम वॉल्यूम में सीमित है, तो ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि उसी मैटर को आप कम वॉल्यूम में रख दें तो ग्रेविटी जो है उसके सरफेस पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो शुरू में ग्रेविटी ज़्यादा थी यूनिवर्स की, लैम्डा को ओवरकम करती थी, जिसकी वजह से जो शुरू में फैलने की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जैसे जैसे फैल तो फिर भी रहा है, जब फैलेगा यूनिवर्स तो मैटर और एनर्जी डाइल्यूट होती जाएगी। वो वही मैटर है और वही एनर्जी है, वो डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट होगा तो ग्रेविटेशन कम होगा, ग्रेविटेशन कम होगा उसका मतलब फैलने को रोकने वाली की ताकत कम होगी। लैम्डा तो वही है, लैम्डा तो कांस्टेंट है जो कि उसको एक्सपोनेंशियली फैलाना चाहता है। तो एक टाइम ऐसा शुरू में स्लोली फैलेगी क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सिकुड़ने वाली, फैलने को रोकने वाली ग्रेविटी की ताकत ज़्यादा है। ग्रेविटी की ताकत जैसे जैसे डाइल्यूट होती जाएगी वैसे वैसे लैम्डा डोमिनेट करने लगेगा, और एक मौका ऐसा आएगा जब लैम्डा जब डोमिनेट करने लगेगा तो यूनिवर्स की रफ्तार तेज हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, यूनिवर्स कॉस्मोस की जो हिस्ट्री दिखाई थी कि शुरू में अभी डिस्कवर हुआ है कि शुरू के बहुत दूर के सुपरनोवा को देखें तो उस समय का एक्सपेंशन रेट कम है, उस समय यूनिवर्स छोटा था, उस समय ग्रेविटी ज़्यादा थी, उस समय जो अरेस्ट करने वाली, एक्सपेंशन को अरेस्ट करने वाला फोर्स जो था वो ज़्यादा तगड़ा था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला दोनों के संयुक्त प्रभाव में, लैम्डा और मैटर और एनर्जी के संयुक्त प्रभाव में, मैटर एनर्जी इस तरह से, लैम्डा इस तरह से, दोनों कंपीट कर रहे हैं। जब वो फैला
मैटर और एनर्जी, तो ग्रेविटी कमजोर पड़ी और लैम्डा डोमिनेट करने लगा। इस पीरियड पर आकर के जब लैम्डा डोमिनेट करेगा या ग्रेविटी डाइल्यूट हो जाएगी, उस पीरियड में आकर के अचानक यूनिवर्स जो है एक्सेलरेट करेगा। एक्सपेरिमेंटली ये कब मालूम हुआ? जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इतने दूर के सुपरनोवा ढूंढे जिनको देख करके 13 बिलियन ईयर्स अगो या 10 बिलियन ईयर्स अगो या 8 बिलियन ईयर्स अगो के यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार नापी जा सकती। उतने पुराने सुपरनोवा को देखेंगे तो आप उस समय का एक्सपेंशन रेट मेजर कर रहे हैं। तो जो लैम्डा है, सारे मतलब मैं समझाने के लिए जल्दी में ये कथा कंप्लीट कर रहा हूँ, आप पता नहीं आपके पास कितना धैर्य है, स्लाइड्स मेरे पास और हैं। वो लैम्डा जो है, जिसको आइंस्टाइन ने अपना ग्रेटेस्ट ब्लंडर कहा था, आइंस्टाइन का ग्रेटेस्ट ब्लंडर भी नेचर में सही साबित हुआ, क्योंकि बिना लैम्डा के ये हो नहीं सकता। अगर सिर्फ एनर्जी और मैटर है, तो मान लीजिए किसी वजह से शुरू में एक्सप्लोजन हुआ भी, तो कोई एक्सप्लोजन होता है तो डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द एक्सप्लोजन टुकड़े दूर दूर छिटकते हैं, लेकिन चलते तो नहीं चले जाते हैं। वो फिर तो उनकी एनर्जी फ्रिक्शन से, ग्रेविटी से, अनेक कारणों से उनकी एनर्जी कम होगी, उनकी स्पीड कम होगी। तो सिर्फ ग्रेविटी होता तो शुरू का एक्सपेंशन अरेस्ट होता और वो वापस गिरता, डिपेंडिंग ऑन उसकी डेंसिटी कितनी है, उसमें भी वो निकल सकता था। इतना एक्सप्लोजन तगड़ा हो कि यूनिवर्स में जितनी मैटर और एनर्जी है वो उसको फाइनली रोक ना पाए। जब तक वो पहुंचे जीरो वेलोसिटी तक, तब तक ग्रेविटी बहुत वीक हो गया हो। तो एस्केप वेलोसिटी जिसको कहते हैं ना, आप एस्केप वेलोसिटी, यहाँ से कोई चीज फेंकते हैं तो ग्रेविटी से फ्री हो जाता है वो चीज। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी चीज को फेंके, रॉकेट या पत्थर फेंके, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा तो है कि अगर यूनिवर्स में केवल मैटर और एनर्जी हो, तो शुरू का एक्सप्लोजन इतना तगड़ा था और मैटर और एनर्जी की डेंसिटी इतनी काफी नहीं थी कि एस्केप वेलोसिटी से पहले यूनिवर्स को वापस सिकोड़ सके, वापस कोलैप्स करा सके। तो वो तो तीन हो सकता है, अगर लैम्डा ना हो तब भी वो तो तीन हो सकता है कि सारी एनर्जी इनिशियल एक्सप्लोजन से आ रही है, जिसका कारण हमने नहीं बताया। किसी वजह से मान लीजिए कि एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन की वजह से डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच मैटर एनर्जी डेंसिटी इज देयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स या तो फैलता ही चला जाएगा या फैलते फैलते रुकता चला जाएगा, लेकिन रुकने में अरबों साल लगेंगे, या वापस गिरेगा। ये तीन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये सिचुएशन उसमें नहीं हो सकती कि फैला धीरे धीरे और बाद में तेजी से फैलने लगा। आप सोचिए अपने दिमाग में कि अगर सिर्फ मैटर और डेंसिटी एनर्जी है और उसकी प्रॉपर्टी ये है कि तेजी से फैलती हुई चीज को वो रोक रही है, वो केवल अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशन केवल अट्रैक्टिव है, तो आप कोई ऐसा यूनिवर्स डिजाइन कर सकते हैं कि शुरू में तो धीरे धीरे फैले और बाद में तेजी से फैलने लगे। आप इस पर सोचिएगा, असंभव है, आप नहीं कर सकते। तो सिर्फ मैटर और एनर्जी से आप ऐसा यूनिवर्स नहीं डिजाइन कर सकते जो शुरू में स्लोली फैले और बाद में एक्सेलरेट करे। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो कब पॉसिबल है? जब आइंस्टाइन का ब्लंडर भी इक्वेशन में जुड़ा हुआ है। आइंस्टाइन का ब्लंडर माने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, माने लैम्डा, वो उसमें सिर्फ फैलाने की ताकत है। वो ऐसी प्रॉपर्टी है, स्पेस की प्रॉपर्टी है, और क्यों है हम नहीं जानते, विज्ञान में भी नहीं जानता, लेकिन स्पेस में ये प्रॉपर्टी है कि स्पेस अपने आप में छोड़ दिया जाए, कोई मैटर एनर्जी ना हो, तो एक्सप्लोसिवली फैलेगा। वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के, लैम्डा कांस्टेंट लेकर के और मैटर एनर्जी लेकर के जब आप यूनिवर्स डिजाइन करेंगे, तब आपको ऐसा यूनिवर्स मिलेगा जो शुरू में स्लोली फैलेगा और बाद में एक्सेलरेट करेगा। और ये कब साबित हुआ? 1998 में, जिसके लिए 3 लोगों को 2011 का नोबेल प्राइज मिला इस ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये अद्भुत कथा है। लेकिन उसके अब चूंकि मैंने कथा आपको सुना दी थ्योरी वाली, तो मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स पूरा कर सकता हूँ। तो ये दोनों लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग बिफोर 1998, ये कब काम कर रहे थे? 22, 24, 27 में काम कर रहे थे ये, और ये सिर्फ इक्वेशन से खेल रहे थे।
कि आइंस्टाइन के इक्वेशन में क्या पावर है, डिफरेंट कंडीशंस में उसको डिस्कवर कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे, और उन्होंने एक्चुअली वो इक्वेशन लिखा आइंस्टाइन के इक्वेशन के सॉल्यूशन में, जो इक्वेशन 1998 में आकर के सही साबित हुआ। यूनिवर्स वैसा ही है जैसा इन दो लोगों ने कहा। आइंस्टाइन के इक्वेशन की मदद से इन दो लोगों ने 1998 से 70 साल पहले ये कहा, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, ये कहा कि यूनिवर्स को शुरू में स्लोली एक्सपैंड करना चाहिए और बाद में एक्सेलरेट करना चाहिए। ये उन्होंने 1920s में कहा था। ये किससे इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आई एम श्योर कि आप चमत्कृत हो रहे होंगे। दिमाग की ताकत कैसी है, इक्वेशंस की ताकत कैसी है, नेचुरल लॉज की ताकत कैसी है, कि आप कितने बड़े पैमाने की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। ये तीनों लोगों का चित्र है, आइंस्टाइन और पादरी मोहम्मद का नाम क्या था, लेमैत्रे, और रॉबर्ट मिलिकन, अनदर नोबेल विनिंग फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट। और ये वो ग्राफ है, आप नहीं भी समझें तो भी हम मोटे में आपको बता देंगे कि ये बताता है कि अगर आप मैटर एनर्जी डेंसिटी को कम पेश करें, यूनिवर्स कैसे फैलेगा। अगर मैटर एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कोई संख्या ओमेगा है, कोई एक से ज़्यादा है, तो यूनिवर्स फैलेगा और वापस कोलैप्स करेगा, एस्केप वेलोसिटी को पार नहीं कर पाया। ओके, अगर ये एक है तो फैलेगा और इसके फैलने की रफ्तार कम होती जाएगी और धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, साइज उसका, फैलने की रफ्तार स्टेबल हो जाएगी। ओके, और वगैरह वगैरह। एक्सेलरेशन किसमें है, मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ एक, ये लाल वाला जो कर्व है ये एक्चुअल कर्व है, ये यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू हुआ, अगर ये आज है तो आगे ये यूनिवर्स का फ्यूचर ये है कि आगे ये और एक्सेलरेट करता जाएगा और धीरे धीरे गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि वो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, तो हमारी गैलेक्सी अकेली छूट जाएगी, उसका बाकी गैलेक्सीज से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, इतनी दूर निकल जाएगी कि वहाँ से प्रकाश को आने में, प्रकाश का यहाँ पहुँचना संभव नहीं होगा। घबराइए नहीं, ये सैकड़ों खरबों साल के बाद होगा, तब तक मानव जाति का क्या होगा। हम लोग तो साल दर साल के बारे में चिंतित हैं और मैं 70 पार कर गया, मैं खुश हूँ। तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, इसी तरह की है, लेकिन यूनिवर्स की ज़िंदगी बहुत लंबी है और यूनिवर्स जो है इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि दो गैलेक्सीज एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह जाएंगे। गैलेक्सीज अंदर नहीं फैल रही हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। पिछली बार में मैंने, जब लोग कहते हैं कि स्पेस फैल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तारे भी, गैलेक्सी के अंदर के जो तारे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गैलेक्सी के अंदर इतना मैटर है कि गैलेक्सी में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमेशा जो है वो लैम्डा फोर्स से, जिसको डार्क एनर्जी भी कहते हैं, वो नाम आएगा, डार्क एनर्जी से हमेशा ज़्यादा है। इसलिए गैलेक्सी नहीं फैल रही है, गैलेक्सी और गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस फैल रहा है। यूनिवर्स तो फैल रहा है लेकिन कोई भी दी हुई गैलेक्सी नहीं फैल रही है। वहाँ ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है कि वो डार्क एनर्जी को, फैलने की ताकत को अंदर ओवरकम किए हुए है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये ऑलरेडी इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम आते हैं कि कहाँ से सबूत मिले इन चीज़ों के। आइंस्टाइन की थियरी तो प्योर थियरी थी, इक्वेशंस थे, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस थे। वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स को फैलना चाहिए, नहीं फैलना चाहिए, कब, कैसे, कितना फैलना चाहिए। एविडेंस आया एस्ट्रोनॉमर्स से, एविडेंस आया टेलीस्कोप से दूर की चीज़ों को ऑब्जर्व करके। जल्दी जल्दी ये कहानी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कब ये तय किया गया कि कोई दूर की चीज़ किस रफ्तार से दूर और दूर जा रही है, तो उसके दूर जाने की रफ्तार क्या है। वो सबसे पहले 1910 के आसपास ये एस्ट्रोनॉमर थे, इनका नाम था वेस्टो स्लिफर। इन्होंने लाइट के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया दूर की चीज़ों की रफ्तार नापने के लिए। कैसे लाइट का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हो सकता है। आपने महसूस किया होगा कि आप खड़े हैं और कोई ट्रेन सीटी बजाती हुई आ रही है, तो आपकी तरफ जब आ रही है तो उसका साउंड काफ़ी श्रिल है,
हायर फ्रीक्वेंसी है, और जैसे ही वो आपसे दूर जाने लगती है, आपको क्रॉस करती है, अचानक वही सीटी आपको बहुत मोटी सुनाई पड़ने लगती है, लो फ्रीक्वेंसी की सुनाई पड़ने लगती है। इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। हर वेव में डॉपलर इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, यहाँ देखिए इस वाले पर ध्यान दें, ये उसका उल्टा है, इसको रेडशिफ्ट, अच्छा इसी पर ध्यान दें, अगर ये चीज दूर जा रही है तो इस दूरी में जब इसने वेव एमिट किया, लाइट एमिट किया, तो इस दूरी के बीच में जितने वेवलेंथ फिट हो सकते हैं लाइट के, अगर ये दूर चला जाए तो लाइट तो उसने एमिट कर दिया है, वेवलेंथ तो उतना ही है, वेव्स तो उतनी ही है, और उसको ज्यादा दूरी कवर करनी है, तो हर वेवलेंथ फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। और आप जानते हैं कि लाइट में जो लंबा वेवलेंथ होता है वो रेड, विबजियोर, आपने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है, बताया जाता नहीं कि विबजियोर, VIBGYOR, ये जो स्पेक्ट्रम के 7 रंग हैं वायलेट से रेड में, ये रेड आखिर में आता है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है विजिबल लाइट का, और वायलेट शुरू में आता है, वायलेट जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है विजिबल लाइट का। तो इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। जब चीजें दूर जा रही हैं तो अपेरेंट वेवलेंथ जो है लाइट का वो बढ़ जाता है, यानी स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन एटम से निकलने वाला कोई लाइट जिसका वेवलेंथ आप जानते हैं, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम आप पहचानते हैं, लेकिन किसी दूर के तारे से जो केवल हाइड्रोजन है या ज्यादातर हाइड्रोजन है, उससे जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ रहा है वो शिफ्टेड है, उसका वेवलेंथ जो होना चाहिए उसका वो, मान लीजिए कि उसका 50% उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब कि वो काफी तेजी से दूर जा रहा है, क्योंकि उसी दूरी के अंदर उतने वेवलेंथ्स को फिट होना है। इसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। इस डॉपलर शिफ्ट का इस्तेमाल करके, या रेड शिफ्ट, लाइट के केस में रेड शिफ्ट कहते हैं, साउंड के केस में डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, तो रेड शिफ्ट का इस्तेमाल करके दूर के तारों का स्पेक्ट्रम नाप करके वेस्टो स्लिफर ने दूर के तारों का दूर जाने वाली स्पीड नापने का, उसका उल्टा भी हो सकता है, कोई चीज आपकी तरफ आ सकती है, आपकी तरफ आएगी तो वो ब्लू शिफ्टेड होगी, उसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, ब्लू जो है शॉर्टर वेवलेंथ है, तो वो ब्लू शिफ्टेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आज हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेंज फिनोमेना है कि किसी वजह से हमारी जो सबसे नजदीक की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो ब्लू शिफ्टेड है, यानी गैलेक्सीज तो जनरली फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन किसी अन्य कारण से एंड्रोमेडा हमारी तरफ खिसक रही है। प्रोजेक्शन ये है कि खरबों साल के बाद एंड्रोमेडा और मिल्की एक दूसरे वे से टकराएंगे और दोनों मर्ज करेंगे। तो ये ब्लू शिफ्ट है। ये तरीका है वेलोसिटी नापने का। दूसरा तरीका, आपको दोनों चीजें चाहिए, वेलोसिटी नापने की तरकीब चाहिए और दूरी नापने की तरकीब चाहिए। दूरी नापना, वो कोई चीज कितनी रफ्तार से जा रही है, वो ये नहीं बता रही है कि वो आपसे कितनी दूर है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कैंडल की जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड कैंडल माने कि आप कोई चीज, कोई कैंडल यहाँ जला के रखते हैं तो आपकी आंख को जितनी रोशनी मिलती है, यहाँ से दुगनी दूरी पे रखते हैं तो चौगुनी कम रोशनी मिलेगी। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसके स्क्वायर के रूप में उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो आपको कोई स्टैंडर्ड कैंडल चाहिए, और पिछली बार मैंने इनकी चर्चा की थी। ये महिला 1910-12 के आसपास हार्वर्ड में काम करते हुए इन्होंने वो मेथड निकाला जिससे बहुत दूर के तारों की दूरी नापी जा सकती है। इन्होंने एक ऐसे तारे की खोज की जिसको सेफाइड वेरिएबल कहते हैं। ये तारा ऑसिलेट करता है, इसकी इंटेंसिटी ऑसिलेट करती है, तेज होता है कम होता है, तेज होता है और कम होता है। और इन्होंने डिस्कवर ये किया कि कुछ खास ढंग के सेफाइड वेरिएबल, उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, कम बेस तो होती है लेकिन उनके पास एनर्जी उतनी ही है। तो ये स्टैंडर्ड कैंडल हो गए। अब अगर कोई सेफाइड वेरिएबल किसी बहुत दूर की गैलेक्सी में है तो बहुत मध्यम दिखाई देगा, और रिलेटिवली नजदीक की गैलेक्सी में है तो ज्यादा तेज दिखाई देगा। तो कितना तेज दिखाई देगा वो सेफाइड वेरिएबल, उससे दूरी आप नाप सकते हैं। हबल ने क्या किया, इन दोनों के मेथड को, यानी स्पेक्ट्रम नापा और सेफाइड वेरिएबल से ये तय किया कि जिस तारे का स्पेक्ट्रम या जिस गैलेक्सी का स्पेक्ट्रम वो नाप रहे हैं वो कितनी दूर पर है। और जब इन्होंने दोनों चीज नापी कि कितनी दूर है और किस रफ्तार से मूव कर रहा है, तो उन्होंने एक अद्भुत नियम उनको दिखाई पड़ा कि जो जितना दूर है वो उतना ही तेज दूर भाग रहा है, जो नजदीक है वो कम रफ्तार से भाग रहा है
मूर्स लॉ कहते हैं। एक कहानी साइंस से उसका रिश्ता नहीं है, ज़्यादा ह्यूमन स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 20वीं सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर्स में से एक थे, उनका नाम था मिल्टन ह्यूमसन। वो 1891 में पैदा हुए थे और 1972 में मरे। 14 साल के थे तो वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल से बाहर हो गए। उन्होंने कभी हाई स्कूल नहीं पास किया। वो खच्चर हाँकते थे, ही वॉज ए म्यूल ड्राइवर। कहाँ पर? जहाँ पर एक नया टेलीस्कोप बन रहा था माउंट विल्सन पर, जिस माउंट विल्सन के टेलीस्कोप में बाद में हबल ने वो ऑब्जर्वेशंस किए जिनसे हबल लॉ निकला। तो आज का अब 1900 के आसपास या 1910 के आसपास की बात थी उसमें। तो उस समय गाड़ियाँ तो नहीं थी कि ट्रक तो नहीं थे कि चढ़ा देंगे सामान, तो खच्चर से लाद के ले जाया जाता था। और ये तो मजदूर गरीब आदमी थे, हाई स्कूल भी पास नहीं थे, खच्चर हाँकते थे। इनको मतलब अच्छे आदमी थे। किसी भी वजह से जो ऑब्जर्वेटरी जब चालू हुई तो ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर मिस्टर हेल ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको जैनिटर बना लिया वहाँ पर। जैनिटर माने झाड़ू पोछा करने वाला। तो ये झाड़ू पोछा करने वाले थे। धीरे धीरे वो शुरुआती टेलीस्कोप्स थे, टेलीस्कोप्स में लंबे समय तक बैठना होता है फोटोग्राफ लेने के लिए। किसी को बाथरूम जाना है, किसी को कुछ करना है, तो कभी किसी ने कहा हो कि जरा तुम बैठ जाओ, क्योंकि टेलीस्कोप को जिस चीज़ पे आपने फोकस किया है उस चीज़ पे फोकस रखना होता है। और धरती मूव कर रही है तो फोकस बदलता जाता है। अगर आपने कुछ किया नहीं, अब ये सारे काम ऑटोमेटिक कंप्यूटर करता है, टेलीस्कोप को एडजस्ट करता है। लेकिन अगर आप टेलीस्कोप को एडजस्ट ना करें और किसी दूर के गैलेक्सी पे आप फिक्स किए हुए हैं और आपने मूव नहीं किया टेलीस्कोप को हल्का हल्का, तो वो फोकस से बाहर चला जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉमर्स की ये है। तो किसी ने बिठा दिया होगा उनको। धीरे धीरे पता ये चला कि इनके पास तो अद्भुत स्किल था, ये बहुत स्किलफुल ऑब्जर्वर थे, टेलीस्कोप से बढ़िया फोटोग्राफ्स लेते थे, पर टेलीस्कोप को बढ़िया फोकस करते थे, उस्ताद थे उसके। धीरे धीरे देखते देखते सीखते सीखते उस्ताद हो गए। इनका बहुत बड़ा योगदान था हबल को मदद करने में और हबल लॉ पे पहुंचने में। इन्होंने हाई स्कूल कभी नहीं पास किया। ये सबसे बड़े श्रोडिंगर्स कैट ये 20वीं सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर्स में थे जिन्होंने कभी हाई स्कूल पास नहीं किया, ह्यूमसन। इनके दो तस्वीर हैं। ये बाद में जब ये प्रोफेसर हो गए बिना हाई स्कूल के, और ये अपने टेलीस्कोप को फोकस करते हुए। जंप कीजिए, कॉस्मोलॉजी की नेक्स्ट सबसे बड़ी डिस्कवरी 1965 में हुई। हम थोड़ा समय ले रहे हैं, बच्चों थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी। लेकिन हम जंप कर रहे हैं। 1965 में नेक्स्ट रिवोल्यूशन होता है। दो प्रिंसटन के साइंटिस्ट हैं जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं। वो टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप जो रेडियो वेव्स देखता है, जो लाइट वेव्स नहीं देखता, रेडियो वेव्स से ऑब्जर्व करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को। दो लोग थे, ये कुछ अपना बना रहे थे रेडियो टेलीस्कोप, कोई चीज़ देख रहे थे और इनको कुछ नॉइज आ रहा था, रेडियो नॉइज आ रहा था। और जिधर भी टेलीस्कोप को घुमाइए, बगल में उनके टेलीस्कोप का चित्र है, उस समय के टेलीस्कोप का, आपके टेलीस्कोप को कुछ और ही है। तो जिधर भी टेलीस्कोप घुमाए नॉइज आ रहा था। कोई हल्का सा रेडियो वेव था जो डिस्टर्बेंस की तरह लगता था, कोई जैसे साउंड में बात किया जाए तो हमिंग साउंड की तरह लगता था। तो उनको लगता था कि कहीं कोई गड़बड़ है, सारे कबूतर उड़ाए गए, क्योंकि कबूतर के बीट से हीट जो पैदा हुआ उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकता है। तरह तरह की चीज़ें की गई, उन्होंने लाख जतन किए, लेकिन वो नॉइज़ गया नहीं। बाद में ये उन्होंने पाया कि ये नॉइज़ तो सारे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ये जो रेडियो वेव है, ये पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स इसमें नहाया हुआ है। जिधर भी आप टेलीस्कोप मोड़े, जितनी भी दूर की देखें, आपको वो माइक्रोवेव मिलेगा। इस तरह से माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज हुई 1965 में, जिसके लिए इनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला। इसने एस्टैब्लिश किया कि बिग बैंग थियरी सही है, क्योंकि तब कंट्रोवर्सी ये चल रही थी कि कोई तरीका यूनिवर्स को स्टैटिक करने का, आइंस्टाइन ने जो तरीका अपनाया था वो तो काम नहीं आया, लेकिन कोई और तरीका हो सकता है क्या
अपने यहाँ के एक मशहूर वैज्ञानिक थे जयंत विष्णु नार्लिकर, उनका योगदान था। नार्लिकर और एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हॉयल, ये दो लोग मिलके स्टेडी स्टेट थियरी दे रहे थे 1950s में और 60s में। बड़ी बहस थी कि बिग बैंग सही है कि स्टेडी स्टेट थियरी सही है। और जब ये डिस्कवर हुआ तो ये एक्सप्लेन सिर्फ बिग बैंग से हो सकता है। ये क्या है, ये रेडिएशन क्या है, बहुत क्विकली ये रेडिएशन ये है कि जब यूनिवर्स शुरू में फैल रहा था तो बिग बैंग के 3,70,000 साल के बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता था। तो बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन एटम बने। जब हाइड्रोजन एटम बनेगा यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो उसमें से एक लाइट निकलेगी, एक रेडिएशन निकलेगी। ये सारे ब्रह्मांड में एक साथ हुई, लगभग एक साथ हुई, क्योंकि एक साथ ब्रह्मांड का टेम्परेचर इतना वहां पहुंचा जहां हाइड्रोजन एटम बन सकता था। यानी पूरे ब्रह्मांड में एक साथ एक रोशनी पैदा हुई, सारे प्रोटॉन्स ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया और हाइड्रोजन एटम नाम का घर बनाया। और जो रोशनी निकली, जो चूल्हा जला उस हाइड्रोजन नाम के घर में, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो वो रोशनी जो है अब यूनिवर्स के फैलने के साथ साथ उसका वेवलेंथ फैलता गया है। और जो उस समय अल्ट्रावायलेट लाइट था वो अब माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में, वो अब उसका वेवलेंथ काफी लंबा है, वो ये रेडिएशन है। और इसने इस बात पर ये मुहर लगा दी कि बिग बैंग से ही ये यूनिवर्स पैदा हुआ था। ये टेम्परेचर का मैप है। अब ये मैप जो माइक्रोवेव रेडिएशन है इसको सैटेलाइट पे रेडियो टेलीस्कोप भेज करके बहुत एक्यूरेट मैपिंग की जा सकती है। ये जो डिफरेंट डॉट्स, डिफरेंट कलर्स के आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल कलर नहीं है। ये रिप्रेजेंट करना है कि टेम्परेचर में हल्का हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन लगभग टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। जो हल्का हल्का सा एनिसोट्रॉपी कहते हैं, हल्के सी गैर बराबरी है, उसी की वजह से गैलेक्सीज बने। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, मैटर वहाँ ज़्यादा था और वहाँ मैटर जहाँ ज़्यादा था वो कोलैप्स हुआ तो वो गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बनी, वगैरह वगैरह। तो ये यूनिवर्स का सबसे बड़े स्केल का चित्र है जो ये बताता है कि पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर लगभग यूनिफॉर्म है। पूरे जो माइक्रोवेव रेडिएशन के टेम्परेचर का टेम्परेचर जो है, या माइक्रोवेव रेडिएशन का वेवलेंथ इस टेम्परेचर से तय होता है। और सबसे ताज़ा, जिसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सबसे ताज़ा रिवोल्यूशन कॉस्मोलॉजी का वो हुआ 1998 में, जब अभी इन्होंने पीएचडी की ही थी। ये एक टीम के लीडर थे, ये पहले दो लोग एक टीम के लीडर थे, ये तीसरे सर्जन जो हैं ये दूसरी टीम के लीडर थे। इन लोगों ने ये डिस्कवर किया, ये लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत दूर के सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया, पहले ही मैं जो बात कर रहा था। और जब बहुत दूर के सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया, इनके ज़माने तक आते आते टेलीस्कोप को सैटेलाइट में भेजा जा रहा था। पिछली बार मैंने बात की थी ना कि ज़मीन पर जो टेलीस्कोप होगा उसकी सीमा होगी, उसको वायुमंडल के धुंध से देखना पड़ता है। तो क्लियर देखने के लिए आपको वायुमंडल के बाहर जाना होगा। अब ये टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट से आप बड़े बड़े टेलीस्कोप वायुमंडल के बाहर भेज सकते हैं और उससे पूरे यूनिवर्स की बहुत क्लीन फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। उसमें इन लोगों ने बहुत दूर के सुपरनोवा डिस्कवर किए और उनके दूर जाने की रफ्तार डिस्कवर की, और तब ये एस्टैब्लिश हुआ कि यूनिवर्स शुरू में स्लोली फैल रहा था और 5 या 7 बिलियन ईयर्स एगो एक्सेलरेट करना शुरू हुआ, जिसके लिए इनको 2011 का नोबेल प्राइज। ये डार्क एनर्जी की कथा है। ये एक्सेलरेशन वाला कई तरह से आप इसको देख सकते हैं। आइंस्टाइन का लैम्डा कांस्टेंट, जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन, उसके लिए स्पेस में वैक्यूम में एनर्जी है। वो एनर्जी क्यों है, कहाँ से आती है, विज्ञान को अभी पता नहीं है, लेकिन स्पेस की, वैक्यूम की जो एनर्जी है, जिसकी वजह से स्पेस खुद तेजी से फैलता है, और तेजी से फैलता है तो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जाता है, वो एनर्जी, उसी को डार्क एनर्जी कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कह लीजिए या डार्क एनर्जी कह लीजिए, डार्क एनर्जी की ये कथा है इन लोगों की। इसी के साथ डार्क मैटर भी है। डार्क मैटर की थोड़ी बात पिछली बार की थी, आज बहुत देर हो चुकी है तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। डार्क मैटर अलग से डिस्कवर किया गया, ऐसा मैटर जो नॉर्मल मैटर से अलग है। हम जानते नहीं हैं कि वो मैटर क्या है, लेकिन वो है ज़रूर,
क्योंकि वो अगर ना हो तो गैलेक्सीज बिखर जाएंगी, क्योंकि गैलेक्सीज नाच रही हैं, घिर्री की तरह नाच रही हैं। और अगर जितनी तेजी से नाच रही हैं कि जो उन गैलेक्सीज का अपना ग्रेविटेशन है वो उन स्टार्स को बांधे रखने में सफल नहीं होगा। वो फिर गैलेक्सी या तो बन नहीं पाएगी, बनेगी तो डिस्पर्स हो जाएगी, स्टार्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये साबित करता है कि मैटर का कोई दूसरा फॉर्म मौजूद है जिसमें ग्रेविटेशन तो है लेकिन मैटर की दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं है। जिस मैटर से हम आप बने हैं, जिस मैटर से स्टार्स बने हैं, गैलेक्सीज बनी हैं, वो मैटर नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर से अलग कोई अदृश्य मैटर है, जिस मैटर जिस 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 मैटर की ग्रेविटेशन वाली प्रॉपर्टी तो मालूम है लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज उसके पास नहीं है। उसको डार्क मैटर कहते हैं। और उसकी खोज में एक महिला वैज्ञानिक का मेन नाम था वेरा रूबिन। इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था और आज कंट्रोवर्सी चल रही है और सही चल रही है कि इनको क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है गैलेक्सी जो नाच रही हैं जिस रफ्तार से, इनके नाचने की वजह से स्टार्स को बिखर जाना चाहिए लेकिन गैलेक्सीज कायम हैं, स्टार्स बिखर नहीं रहे हैं। इसका मतलब डार्क मैटर है। तो यूनिवर्स में कितनी डार्क एनर्जी है और कितना डार्क मैटर है और कितना हम आप हैं, स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, उसका प्रोपोर्शन देखिए। डार्क एनर्जी लगभग 70% है और मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए, वो पॉइंट्स मत याद रखिए। 70% डार्क एनर्जी है, 25% जो है वो डार्क मैटर है और 5% हम लोग मैंने सारा मैटर है। बाकी ऑर्डिनरी यानी हम जो जानते हैं, जिससे बने हैं, जिससे स्टार्स और गैलेक्सी बनी है, वो 5% ऑफ द यूनिवर्स है। 95% ऑफ द यूनिवर्स में से 70% डार्क एनर्जी है और 25% डार्क मैटर है, जिनका एग्जिस्टेंस प्रूवन है। ऑब्जर्वेशन आपने देखा, डार्क एनर्जी प्रूवन है, डार्क मैटर प्रूवन है, उनके होने में शुबा नहीं है अनलेस कि आइंस्टाइन का इक्वेशन कोई बदल दे ताकि ये सारे ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन हो जाएं और हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की ज़रूरत न रह जाए। लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है क्योंकि आइंस्टाइन का इक्वेशन इतना सफल है पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने में और इवन जीपीएस की एक्यूरेसी तय करने में। हर चीज़ में इतना वो एक्यूरेट है कि उस इक्वेशन को किस इक्वेशन से रिप्लेस किया जाएगा ये अभी विज्ञान के सामने स्पष्ट नहीं है। लेकिन विज्ञान तो ऐसी चीज़ है ना, जब न्यूटन का इक्वेशन चलता था उससे प्लानिटरी सिस्टम और आज भी न्यूटन के इक्वेशन काफ़ी है रॉकेट फेंकने के लिए, सैटेलाइट इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कौन सोचता था कि न्यूटन की इक्वेशन को बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलना पड़ा। हो सकता है कि आइंस्टाइन के इक्वेशन को में कोई तब्दीली करनी पड़े कुछ कंडीशंस में, और वैसी हालत में हो सकता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत न रह जाए। लेकिन अभी तो यही है कि डार्क एनर्जी है। अभी का विज्ञान डार्क एनर्जी के बिना यूनिवर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो कम नहीं है, ज़्यादातर यूनिवर्स डार्क है। सो वी लिव इन अ वेरी डार्क यूनिवर्स। आखिरी बात खत्म करते हुए, मैंने ब्लैक होल की चर्चा की थी इक्वेशन टाइटल में, तो उल्लेख कर देना जरूरी है, लेकिन उसके विस्तार में जाने के लिए अलग से हमें मिलना पड़ेगा। मैं हमेशा आपसे मिलने का, अगली बार मिलने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। तो ब्लैक होल जो आपको याद होगा शॉरशील्ड सॉल्यूशन 1916 में प्रिडिक्ट किया था ब्लैक होल, वो ब्लैक होल ढूंढा जा चुका है। ब्लैक होल के होने में अब कोई शुबा नहीं है। और उसी आइंस्टाइन के इक्वेशन का एक दूसरी डिस्कवरी, जो अद्भुत डिस्कवरी है या अद्भुत प्रेडिक्शन है, उसको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स माने स्पेस खुद ऑसिलेट करता है, स्पेस शून्य, वैक्यूम, क्योंकि कोई दो मटेरियल पॉइंट्स नहीं, मटेरियल चीजें नहीं, स्पेस खुद ऑसिलेट करता है। ग्रेविटेशनल वेव पैदा होती हैं बहुत वायलेंट कॉस्मिक फिनोमेना में, जैसे कि दो ब्लैक होल, बहुत बड़े ब्लैक होल जो मिलियंस ऑफ सोलर मासेस के बराबर हों, अगर दो आपस में मर्ज करें तो वो इतना वायलेंट प्रोसेस होगा कि अगर वो बिलियन लाइट ईयर्स भी दूर हुआ हो तब भी यहाँ हमारे पास के स्पेस को थोड़ा कंपन पैदा कर देगा। तो वैक्यूम में कंपन पैदा होना, शून्य में कंपन, ये ग्रेविटेशनल वेव है। और ये डिस्कवर किया गया है 2015 में पहली बार इस ऑब्जर्वेटरी में। ये ऑब्जर्वेटरी लेजर रेज को रिफ्लेक्ट करती है और इंटरफियर कराती है। ये 3-4 किलोमीटर लंबा इसका आर्म है,
इसने 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया, और जब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टी देख के ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि ये इवेंट कहाँ हुआ होगा जिससे ये ग्रेविटेशनल वेव पैदा हुआ। वो इवेंट बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हुआ था, और दो बड़े ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए थे और उनको मिल करके एक बड़ा ब्लैक होल बना था। वो जो आखिर में इनका जो चक्कर है, बहुत तेजी से एक दूसरे के इर्द गिर्द डांस करते हैं और फिर एक दूसरे को खा जाते हैं और एक ही रह जाता है ब्लैक होल। ये जो ब्लैक होल का आखिरी डांस था, फ्रैक्शंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स में या और भी कम टाइम में, वो जो वेव ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करता है, वो लाखों बिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैवल करते हुए अब इस ऑब्जर्वेटरी में पहुंची और उसके हल्के से कंपन को महसूस किया गया, और इसी को एक दूसरी लेबोरेटरी में उसी समय महसूस किया गया एलिमिनेट करने के लिए कि कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई एरर ना हो। तो अब हजारों ब्लैक होल मर्जर्स पिछले 10 साल के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई हैं, और इस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में हजारों अरबों साल पहले हुए हजारों ब्लैक होल मर्जर्स को मेजर किया गया है, और कोई एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है ग्रेविटेशनल वेव का। तो ये अद्भुत चमत्कारी कथा है, और ये एक सिमुलेटेड पिक्चर है ब्लैक होल का मिलते हुए उन्हीं ग्रेविटेशनल वेव डेटा के आधार पर। ये सारे तारे और गैलेक्सीज हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल का इतना तगड़ा होता है कि लाइट का पाथ मुड़ जाता है, लाइट का पाथ इतना मुड़ जाता है कि ये सारे गैलेक्सीज और तारे अपने एक्चुअल जगह से काफ़ी अलग दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी दूर दिखाई पड़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी है। कॉस्मोलॉजी यहाँ पहुँची है, और इनमें से लगभग हर एक चीज़ का प्रेडिक्शन एक इक्वेशन से निकलता है, वो है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और एक आदमी के दिमाग की वो खुराफात थी, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इंसान के दिमाग की ताकत को सलाम करते हुए हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। पिछली बार भी सवाल जवाब हुए थे और कुछ क्वेरी लोगों की होगी, जरूर आप रखिएगा, और ताकि हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।